स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, रिसेंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान सर ने क्लियर वार्निंग दी टू ऑल द इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इन्होंने कहा कि आप ज्यादा मुनाफे की तरफ ध्यान मत दीजिए, आपका ध्यान ये भी होना चाहिए कि ये आपकी नेशनल ड्यूटी है इस तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा बूस्ट करना। आपको अपने काम के प्रति, क्योंकि आपका जो काम है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो कि डायरेक्टली लिंक करता है देश की सुरक्षा के लिए, देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो आपको अपने काम के अंदर जो है थोड़ा सा पेट्रियोटिज्म लाना पड़ेगा, राइट। और इसके साथ साथ आपको अपने काम के प्रति ट्रुथफुल रहना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और रिलायबल भी रहना पड़ेगा। तभी जाके हम अल्टीमेटली अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हैं, दैट इज आत्मनिर्भरता इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। भारत जो है कई सालों से, मतलब आजादी के बाद आप लगा लीजिए, भारत एक टॉप आर्म्स इंपोर्टर रहा है। आज भी इसका स्टेटस वैसा ही है, लेकिन ये स्टेटस बदलेगा तब जब हमारे देश की अंदर ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बूम करेगी, बूस्ट होगा, जब ऐसी इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वो आगे बढ़ के मुनाफे के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को भी निभाए। अब ये सारी बातें जो है सीडीएस साहब ने बोली, सामने मीडिया के सामने बोली, और इसके साथ साथ जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने भी ये कहा कि हमें किसी भी समय, किसी भी टाइम पर रेडी रहना पड़ेगा, वॉर लाइक सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें सब पता चल गया कि क्या हकीकत है ना। और इस वॉर लाइक सिचुएशन में रेडी रहना है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का, कि देश की जमीन के अंदर हम कितने हथियार अपने क्षमता के बेसिस पे बना पा रहे हैं। आर्म्स इंपोर्ट करके तो हमने देश को प्रोटेक्ट कर लिया जैसे तैसे, लेकिन आगे जाके जिस तरीके से वॉरफेयर बदल रहा है, जितनी तेजी से वॉरफेयर बदल रहा है, इसमें बाहर से अगर हथियार मंगाते रहेंगे तो देश पूरा सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश अब तैयार हो रहा है। तो यहां पर हमें बिल्कुल रेडी रहना है, अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए बूस्ट करना ही पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है। पर यह बूस्ट तब होंगी जब हमारी इंडियन डिफेंस कंपनीज जो हैं थोड़ी जागेंगी। अब ये जागने वाली बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि भाई तैयार रहो, थोड़ा सा जोश लेकर आओ, और साथ ही साथ हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं जिनका नाम अमरप्रीत सिंह है, इन्होंने भी मीडिया में मल्टीपल टाइम्स ये बात कही कि हमारी जो इंडियन डिफेंस कंपनीज हैं वो प्रॉमिस कर देती हैं, हमें पता होता है ये नहीं कर पाएंगे, इनकी क्षमता ही नहीं है, ओवर प्रॉमिस कर देती हैं, और कभी भी वो प्रॉमिस फुलफिल होती ही नहीं है, राइट। डिले पे डिले चलती जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर गैप्स आ चुके हैं। जो टेक्नोलॉजी की जरूरत आज है वो टेक्नोलॉजी इनको 5 साल बाद मिल रही है। तो कैसे हमारी देश की सुरक्षा जो है वो पुख्ता हो पाएगी। जोश जज्बा हमारे फौजियों में बहुत है, कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन सिर्फ जोश जज्बे से तो काम नहीं चलेगा, उनका पास हथियार भी तो वैसा होना चाहिए जो कि सामने वाले से लड़ा जा सके। ये बात जो है हमारे अमरप्रीत सिंह जो एयरफोर्स के चीफ हैं उन्होंने मल्टीपल टाइम्स कहा है, राइट। उन्होंने कहा कि जो वॉरफेयर वो बहुत तेजी से बदल रहा है, लैंडस्केप ऑफ वॉरफेयर बदल रहा है, नए नए फ्रंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, स्पेस वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, राइट। तो इस तरीके के फ्रंट से लड़ने के लिए हम कितने केपेबल हैं, और केपेबिलिटी ऐसे बढ़ाई नहीं जा सकती कि आर्म्स इंपोर्ट कर लिया बढ़ गया। अपने देश के अंदर रह के हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक नंबर बताता हूं कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है जिसके ऊपर हम इतना गर्व करते हैं, डेफिनेटली गर्व करने की बात है, लेकिन यहां पर आप सोचिए कितना गैप है, कितना गैप है, इनके अंदर जो वेपन्स है वो कितने कम है। 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रंस की जरूरत है अगर 2 कॉम्बैट वॉर लड़नी है इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान चाइना के साथ, लेकिन आज के समय सिर्फ 30 कॉम्बैट स्क्वाड्रंस है, और इस स्क्वाड्रंस के अंदर भी जो पुराने विमान हैं वो शामिल हैं। वो बात अलग है कि अभी हमने रफाल्स खरीदे, रफाल्स तो टाइम हो गया उनको भी, लेकिन ठीक है, कंपैरेटिवली लेटेस्ट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है, लेकिन बाकी कितने हैं, वो मिग अब जाके रिटायर हुआ। इसके अलावा आप देखिए जगुआर है, मिराज है, ये सब थोड़े से पुराने होते जा रहे हैं। मिग को तो फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था। आप सोचिए कभी भी एक फाइटर जेट जब भी मिग की वजह से वो शहीद हुआ तो हमेशा एक ऑपरेशनल फेलियर का रीजन दिया गया, फाइटर जेट की कभी गलती नहीं बताई गई। क्यों? क्योंकि मिग के अंदर बहुत सारी टेक्निकल गैप्स थे, लेकिन उसको तब भी चलाया जा रहा था। क्योंकि एलसीए जो तेजस है,
यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो हमारा देसी विमान है, वो तैयार ही नहीं हो पा रहा था। वो तैयार इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि इंजन नहीं मिल रहा था, कई बार पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, इस तरीके से बहुत सारी डिले चलती जा रही थी। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा जो है वो यस सेल्फ रिलायंस की तरफ हम लोग अपना स्लोगन बहुत मजबूत रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत ज्यादा डिले कर रही हैं अपना प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, ओवर प्राइसिंग कर रही हैं कि भाई ये चीज है हमने बनाई है, आप ज्यादा पैसा दीजिए, और इसके साथ साथ इनोवेशन के अंदर भी वो कमी छोड़ रही है। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को हम लोग डेफिनेटली समझेंगे, इंडिया का पूरा लैंडस्केप को समझेंगे, इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन क्यों जरूरी है आज के वॉरफेयर के अंदर, आज के भारत के डिफेंस फोर्सेस में, इसको हम समझेंगे, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन किस लेवल का हो रहा है वो समझेंगे, इसके साथ साथ गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए, ये समझा जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर मैं आपको पहले बता देता हूं, ये जो पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हमारे सीधा इंटरनल सिक्योरिटी इज ऑलवेज इंटरलिंक्ड, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, तो देश के बॉर्डर्स सुरक्षित नहीं होंगे तो अंदर के जो आंतरिक सुरक्षा उस पर भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो यहां पर एक तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैपेबिलिटी गैप। ये जो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ये डिले पे डिले करती रहेंगी तो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क है, क्योंकि फौज का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एयरफोर्स का नंबर दिखाया कि कैसे ऑपरेशनल रेडीनेस उसमें कमी आती जा रही है। विमान होंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारा टॉपिक जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। आप PYQs देखेंगे तो यहां पर भी आप केस स्टडी, ये जो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेररिज्म इज इमर्जिंग एज मेजर थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, एंड यहां पर आप ये सारे पॉइंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1 इज नीड फॉर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन। अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है। क्यों राइज हो रहा है? क्योंकि पता है कि नए वेपन्स लेना है, उसके अंदर भी नई टेक्नोलॉजी इंक्लूड करनी है, और इसीलिए आप देखिए आपका जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो कितना राइज हो रहा है। लेट्स टेक द नंबर ऑल्सो, इट इज अराउंड $2718 बिलियन इन 2024 के अंदर। इट इज 9.4% इन द रियल टर्म। ठीक है, इसके अलावा काउंटरिंग द एडवर्सरीज, आपको पता है हमारा रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ हुआ जो चलता आ रहा है, बांग्लादेश के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, दैट डेफिनेटली शोज या हमें थोड़ा सा उसकी तरफ पुश कर रहे हैं कि हमें इनोवेशन लेकर आना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इन द नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। इसके अलावा इमर्जिंग डोमेन्स की बात करें तो जैसे साइबर एंड स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक, रोबोटिक्स, इसमें आपको इस तरीके का वॉरफेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। हम अब ये नहीं सोच सकते कि हमारे देश की सेनाएं नंबर्स के हिसाब से बहुत बड़ी है। पैदल सेना हमारे देश की लगभग 12-13 लाख सैनिक हमारे देश के अंदर है, फौज के अंदर। वो पैरामिलिट्री, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस अलग, वो छोड़ दीजिए, स्टैंडिंग फोर्स ही इतनी बड़ी है, लेकिन इस स्टैंडिंग फोर्स का कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारे पास वो लेटेस्ट वेपनरी या डिफेंस टेक्नोलॉजीज नहीं होंगी, है ना। इसके अलावा जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आजकल जो देश हैं वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, उनके पास उनका जो पूरा स्टॉक पाइल है उसके अंदर डाइवर्स मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के वेपन्स हैं, तो वो डाइवर्सिटी हमारे को भी अपने स्टॉक पाइल के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी, इसीलिए मॉडर्नाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेट्स सी द इंडियाज डिफेंस सेक्टर। क्या है डिफेंस सेक्टर? अगर हम बजट की भी बात करें तो गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूं, ऑलरेडी पुश कर रही है इस पूरे आइडिया को कि सेल्फ रिलायंस लेकर आना है। इसीलिए गवर्नमेंट का जो बजट, अभी डिफेंस बजट की बात करें तो 9.53% का चेंज आया है। चेंज मतलब बड़ा है। तो आप देखिएगा जो लेटेस्ट हमारा डिफेंस बजट है उसके अंदर आपको 9.53% का राइज देखने को मिलेगा एज इन कंपैरिजन टू प्रीवियस बजट, विच इज अ गुड थिंग। ज्यादा डिफेंस बजट होगा तो ज्यादा कोशिश हो सकती है, ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस हो सकती है फॉर द डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। इसके अलावा अगर टॉप 10 मिलिट्री स्पेंडर्स की बात करें कि जो फौज के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं देश, उसमें टॉप 10 कौन है 2024 के हिसाब से? दैट इज सबसे ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्वियसली, दूसरा है चाइना, ठीक है, तीसरा है रशिया, चौथा है जर्मनी एंड पांचवा है इंडिया। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन, फ्रांस एंड जापान आते हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर्स। तो यहां पर भी
हम काफी बड़ा जो बजट है या काफी ज्यादा पैसा मिलिट्री के अंदर लगा रहे हैं, दैट शोज कि कहीं ना कहीं हमारे को जो हमारी थ्रेट परसेप्शन है उसके लिए हम एक्शन भी ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेपरेट रिपोर्ट होती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस रिपोर्ट की बात सुने तो यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। यहां पर क्या कह रहा है कि ये रिपोर्ट क्या कहती है, 2020 से 24 का ये डेटा सामने रख रही है और उसका कंपैरिजन जो किया जा रहा है वो 15 से 19 का किया जा रहा है। तो 20 से 24 तक का जो है ये ग्रीन आपको इंडिकेट करेगा कलर और ये ऑरेंज इंडिकेट कर रहा है। यहां पर आपको दिख जाएगा कि इंडिया अगेन सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। ठीक है, अगेन सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। पहले भी था, ठीक है, कब 15 से 19 के अंदर भी सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर था और अब 19 से 24 के बीच में भी सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ही है। इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, देखिए ना, यहां पे आपको थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, यानी कि हमने जो है वो डिफेंस इंपोर्ट कम किया है। अंडरस्टूड? व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रिड्यूस्ड आवर डिफेंस इंपोर्ट। ठीक है, अब यहां पर सबसे ऊपर है यूक्रेन। यूक्रेन का अगर आप डिफेंस इंपोर्ट देखेंगे एकदम से 104th बड़ा है। क्यों बड़ा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद कतर है, कतर का भी डिफेंस बड़ा है। सऊदी अरेबिया है, इसका घट गया है, इसने ऑलरेडी पहले बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया तो सोचा कि आप कम करते हैं। फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बड़ा है। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इजिप्ट है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल गया, हम बहुत बड़ा एक सेगमेंट हम आर्म्स इंपोर्ट करते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं यूक्रेन का क्यों बड़ा इतना सारा आर्म्स इंपोर्ट, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो उन देशों को फायदा होता है जो देश के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रीज बहुत मजबूत होती हैं। समझ गए? तो उन देशों का फायदा, यूक्रेन में युद्ध हुआ लेकिन फायदा यूएस का हो रहा था या फ्रांस का हो रहा है, क्योंकि सारा डिफेंस वेपन जो है यूक्रेन इन देशों से मंगा रहा था, इसीलिए यूक्रेन ने काफी ज्यादा इंपोर्ट किया। इसके अलावा इंडिया सेकंड में है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिफेंस इंपोर्ट कम हुआ है। ठीक है, क्यों कम हुआ है वो भी हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा चाइना जो है इन टॉप 10 लिस्ट के अंदर शामिल ही नहीं है, मतलब वो इंपोर्ट ही नहीं कर रहा। टॉप 10 लिस्ट के अंदर चाइना भी शामिल था एक टाइम पे, लेकिन उसने इस तरीके से अपनी इंडिजिनियस डिफेंस इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया कि अब वो इसके अंदर शामिल नहीं है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का इंपोर्ट बढ़ा है, नो डाउट पाकिस्तान का इंपोर्ट बढ़ा है। पाकिस्तान चाइना से ही सारा का सारा हथियार लेता है, आप याद रखिएगा। फिर दूसरे नंबर पे बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश दूसरे नंबर पे, पहला पाकिस्तान जो चाइना से हथियार लेता है। इसके अलावा अगर हम इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट्स की बात करें तो यस, रशिया अभी भी टॉप सप्लायर है वेपन्स का टू इंडिया, लेकिन आज के समय हमने बहुत डाइवर्सिफाई कर दिया है। सिर्फ रशिया से नहीं लेंगे, फ्रांस से भी लेंगे, यूएस से भी लेंगे और 2-3 देशों से लेंगे जैसे इजराइल है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है, हमने अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया है। एक के ऊपर रिलाई करना इज नॉट अ गुड आइडिया। अब यहां पर डेफिनेटली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यह है कि सेल्फ रिलायंस करना है, डिफेंस इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना है, वो वेपन बनाए ताकि वो वेपन हम दूसरे देशों को बेच सके, जो हमने आज तक किया है ना, और उधर से हम पैसा बना पाए। तो यस, हम इसमें कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल देखने को हमें अपने आप को देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो हुई है। जैसे कि 2014-15 के समय हम लोग जो डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे वो अराउंड 1900 करोड़ था, और आज के समय 2023-24 की बात करें तो इट इज अराउंड 21,000 करोड़, जिसमें ग्रोथ देखी गई है। ऑब्जेक्टिव ये है कि 2015 तक जो है वो 25 तक हम लोग क्या करेंगे, 22,000 करोड़ का आर्म्स एक्सपोर्ट करेंगे, और 2019 में हम लोग ये टारगेट रख रहे हैं क्लोज टू 50,000 करोड़, विच इज डिसेंट टारगेट। ठीक है, अब यहां पर ये सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए है ना, कि ज्यादा से ज्यादा हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक उनका प्रयास दिखाता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2024-25 के अंदर लगभग 193 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। ठीक है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। उन 193 कॉन्ट्रैक्ट्स में जो 177 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को दिए गए। किसको दिए गए? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को दिए गए। ठीक है, और बाकी जो है वो फॉरेन इंडस्ट्रीज जो हैं उनको दिए गए। तो ये शोकेस करता है कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को लेके, उनको ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाए ताकि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को
पूरा करके पैसा भी कमाए, इनोवेशन भी लाए और हमारे को कंटिन्यूस जो है हथियार भी देते रहे। तो ये एक अच्छा स्टेप था मॉडर्नाइजेशन की तरफ, ताकि प्रोक्योरमेंट और ज्यादा बढ़ाया जा सके और रिलायंस किया जाए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं और यहां पर मैं आपको बताऊं तो ब्रह्मोस आप सब जानते हैं इंडिया रशिया का ये एक जॉइंट वेंचर था, जिसके अंदर काफी पावरफुल इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल। और ये जो मिसाइल है, जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ उसके बाद लिस्ट ऑफ कंट्रीज थी, जो कंट्रीज खड़ी हुई थी इस मिसाइल को लेने के लिए। जैसे कि मैं आपको लिस्ट ऑफ कंट्रीज की बात करूं तो इट इज वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्राजील, अर्जेंटीना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका। ऑल दीज कंट्रीज वांट कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल दे दो आपके ऑपरेशन सिंदूर में, तो भाई कमाल हो गया। तो इट इज अ गुड थिंग कि जब हम बेसिकली अपने खुद के इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म्स तैयार कर रहे हैं तो कल को इनकी डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो आप सब जानते हैं इससे क्या होगा, इससे डेफिनेटली हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बूस्ट होगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बूस्ट करने के लिए, आपको मैं बताऊं, स्टार्टअप इकोसिस्टम बूस्ट करने के लिए डेफिनेटली आज के समय 1.5 लाख इंडियन स्टार्टअप्स हैं। हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है बहुत ज्यादा आज के फ्लरिश हो रहा है, पैसा भी आ रहा है। दूसरे देशों के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के अंदर स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं। लगभग भारत के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। इन 1.5 लाख में अगर देखा जाए तो डिफेंस के अंदर लगभग 1000 से ज्यादा स्टार्टअप आज के समय काम कर रहे हैं। और ये जो 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, इसमें बहुत सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स भी हैं जिनका कंट्रीब्यूशन ऑपरेशन सिंदूर में भी रहा। इन स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, पैसा देने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया 2018 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसका नाम है आईडेक्स। आईडेक्स मींस इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जिसका काम क्या था, इनोवेशन टेक्नोलॉजी को फॉस्टर करना ताकि डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के अंदर बाय एंगेजिंग स्टार्टअप्स, एमएसएमई एंड एकेडमी। इसके अंदर जो है फंडिंग मैकेनिज्म है, स्पार्क एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर अर्ली स्टेज जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है विद द ग्रांट ऑफ 1.5 करोड़। इसके अलावा आईडेक्स प्राइम है विच प्रोवाइड्स अप टू 10 करोड़ फॉर दी मैच्योर टेक्नोलॉजीज, एंड एक अदिति स्कीम है जो 2024 में लॉन्च हुई थी, जो कि 25 करोड़ रुपए फॉर डीप टेक स्टार्टअप इनोवेशन को देती है। ठीक है, तो उन स्टार्टअप्स को भी बहुत ज्यादा बूस्ट किया जा रहा है जो डीप टेक टेक्नोलॉजीज के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अचीवमेंट यही है, 350 एग्रीमेंट्स हुए, मतलब 350 एग्रीमेंट मतलब 350 स्टार्टअप्स के अंदर जो है ये कंफर्म हुआ कि पैसा गवर्नमेंट देने वाली है। और अवार्ड भी किया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर आईडेक्स प्लेटफॉर्म को, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर पब्लिक पॉलिसी इन इनोवेशन इन 2021। अब बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जो डिफेंस इकोसिस्टम है या डिफेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली न्यू टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, डीप टेक टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो और कमज़ोर होती जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक टू एयरफोर्स ही अगर बात कर ली जाए कि एयरफोर्स जो है इवन दो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वहाँ पे तब भी गैप्स हैं। और ये गैप्स इसलिए है क्योंकि जो कंपनीज हैं, HAL हो गए, DRDO हो गए, उन्होंने अपनी प्रोमिसेस या अपने लेवल तक का परफॉर्म नहीं किया। ये जो एयरफोर्स के चीफ है उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दी है, राइट। क्योंकि तेजस कितना डिले हो गया आप सोच के देखिए, है ना। कहाँ वो तेजस था जिसको सोचा जाता था कि ये मिक्स को रिप्लेस करेगा, है ना, बट इतना ज़्यादा तेजस का डिले कहीं ना कहीं ये ऑपरेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देता है। यहाँ पर स्पेसिफिक टू एयरफोर्स की बात करें, जब जितने ज़्यादा ओल्ड जेट्स होंगे उतना ज़्यादा रिस्क हमारा बढ़ेगा, है ना। इसके अलावा देखिए लिमिटेड फ्लाइट सेफ्टी, मॉडर्न कॉम्बैट कैपेबिलिटी सब लिमिटेड हो जाएगी, जिससे क्रैश रेट बढ़ते जाएंगे एंड अल्टीमेटली जो लॉस ऑफ पायलट्स है एंड पब्लिक ट्रस्ट वो भी कम होता जाएगा। इसके साथ साथ फॉलिंग कॉम्बैट रेडीनेस ऑल्सो, जब देखिए आउटडेटेड फ्लीट रहेगा तो कॉम्बैट फ्लाइंग आवर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। मॉडर्न मल्टी एयरक्राफ्ट एक्सरसाइजेज और जॉइंट वॉर जो गेम्स होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस अगेन कम हो जाएगी। और अल्टीमेट इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो मोराल और रिटेंशन पे पड़ेगा। ठीक है, पायलट्स जो होंगे वो डरेंगे कि भाई ये तो फ्लाइंग कॉफिन है, इसके ऊपर तो चढ़ेंगे तो भाई ऊपर चले जाएंगे, तो इट्स बेटर कि हम रिटायरमेंट ले लेते, VRS ले लेते, उनके पास यही ऑप्शन होता है तो वो करना शुरू कर देंगे, है ना। तो इसकी वजह से जो है हमें ओवरऑल जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो यही होगा कि हम अगेन
जिसके ऊपर टैग है, जिसका स्टेटस है कि हम दुनिया के सेकंड या फर्स्ट या थर्ड, ये टैग तो चेंज होता रहता है, हम लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर हैं, वो हमारा टैग कभी खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर एंड कैसे कर सकते हैं? हमारे हम जैसा देश जहां पे इतना ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स है, एमर्जिंग रीजनल थ्रेट्स हैं, इसके अलावा रैपिडली इवॉल्विंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, दैट मीन्स जो फ्यूचर ऑफ डिफेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं रिलाई कर सकता। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना ज़रूरी है, जिस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इंडिजीनियस डेवलपमेंट, स्किल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिक फोरसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टूड? सो आई होप आपको ये पूरा सेशन जो है बहुत ही फ्रूटफुल और इंसाइटफुल लगा होगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे और हम लोग अपने फौज की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।